हम यहाँ पर बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जैसे विद्युत की बात करें, विद्युत जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत यह एक ऐसी शक्ति है जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा को कभी पैदा या फिर समाप्त नहीं किया सकता, केवल एक प्रारूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और विद्युत को किसी दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करके पैदा किया जा सकता है, जैसे परमाणु है, ताप है, इनकी बात करते हैं, रासायनिक से इनको पैदा किया जाता है। बात करते हैं फिर बैटरी की। बैटरी क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करके रखती है और आवश्यकता पड़ने पर बैटरी के द्वारा इस रासायनिक ऊर्जा को, बैटरी के द्वारा क्या किया जाता है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी, उस केमिकल एनर्जी को यहाँ पर किस में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रेडियो, टॉर्च, चल वाहनों की बैटरी है, घड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत जनित्र यानी जनरेटर, जनरेटर की बात करें, यह एक ऐसी डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। और इस मशीन को प्राइम मूवर के द्वारा घुमाया जाता है तो विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। फिर होता है चल विद्युत ऊर्जा। चल विद्युत ऊर्जा क्या होती है, यानी वायर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो क्रिया है वो कहलाती है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी चल विद्युत ऊर्जा। एक होता है हमारे पास रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, ऐसा विद्युत उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करके किसी अन्य ऊर्जा के रूप में बदल देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पंप है, हीटर है, वो रिसीवर का काम करते हैं, मोटर है। फिर बात करते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या है, ईएमएफ, ईएमएफ विद्युत वाहक बल इस प्रकार का बल है जो किसी बंद परिपथ में विद्युत प्रवाह करने का कारण बनता है। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। फिर होती है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज की बात करें, किसी विद्युत परिपथ में दो सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, दो सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 एंड V2, इसको हम कहते हैं वोल्टेज। ऐसा विद्युत दाब जो कि एक प्रतिरोध वाले परिपथ में 1 एम्पीयर का करंट बहाने में सक्षम हो, वोल्ट कहलाता है, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। फिर है करंट। करंट की बात करें, करंट क्या है, किसी चालक पदार्थ में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसे हम करंट के नाम से जानते हैं। और इसे, करंट को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और करंट एम्पियर में मापा जाता है। फिर बात करते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर से करंट बहने का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम होती है प्रतिरोध की यूनिट। फिर बात करते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ की बात करें, एक बंद परिपथ जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है जिसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा स्रोत, बैटरी या जनरेटर, रिसीवर, स्विच या संयोजन तारे लगे होते हैं। फिर बात करते हैं ओपन सर्किट की। ओपन सर्किट क्या होता है, जब बंद परिपथ में किसी कारण से कोई तार डिस्कनेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से करंट बहना बंद हो जाती है, ओपन सर्किट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं, जैसे कि दो तार इस तरीके से बढ़ गए हैं, जब डीसी सर्किट में पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर, एसी सर्किट में फेज और न्यूट्रल, इस सर्किट में फेज एंड न्यूट्रल एक दूसरे तार मिल जाते हैं बिना किसी प्रतिरोध के, जिसके कारण सर्किट में करंट की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। फिर बात करते हैं हम एसी की, यानी अल्टरनेटिंग करंट, एसी। तो एसी जिसमें प्रवाह के दौरान समय के सापेक्ष उसकी दिशा और आयाम बदलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट कहते हैं, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। फिर बात करते हैं डीसी की, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या है, वो करंट जिसमें पूरे समय एक ही दिशा रहती है, डीसी कहलाती है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको दो भागों में बांट सकते हैं हम, प्योर डीसी और पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी, तो प्योर डीसी, पल्सेटिंग डीसी। प्योर डीसी क्या होती है, यह अपना आयाम नहीं बदलती है। पल्सेटिंग डीसी क्या होती है, इसके आयाम में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। फिर बात करते हैं हम चालक। चालक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसे चालक कहते हैं, जैसे कि तांबा है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है। फिर बात करते हैं कुचालक। कुचालक की बात करें कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं कुचालक कहलाते हैं,
जैसे पेपर है, लकड़ी है, रबड़ है। अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर। अर्धचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो विद्युत गुणों के आधार पर चालक तथा कुचालक के बीच का स्थान रखते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। सामान्य अवस्था में यह कुचालक का काम करते हैं। इसके दो तरीकों से विद्युत धारा प्रवाह कराया जाता है। एक तो अधिक तापमान बढ़ा करके विद्युत धारा प्रवाह कर सकते हैं, या कुछ विशिष्ट अशुद्धि मिला करके विद्युत धारा का प्रवाह उनमें करा सकते हैं। फिर बात करते हैं फ्यूज। फ्यूज क्या होते हैं? यह किसी भी विद्युत परिपथ का सबसे कमजोर भाग होता है, जो परिपथ में एक निश्चित मान से अधिक करंट बढ़ने पर स्वयं पिघल करके सर्किट को ओपन कर देता है और करंट का बहना बंद कर देता है। यह सर्किट में करंट के बढ़ने से होने वाले नुकसान से सर्किट को बचाता है। तार और स्ट्रिप के रूप में हम टिन, जिंक, सिल्वर, फ्यूज को हम सर्किट में पॉजिटिव साइड में लगाते हैं। फिर बात करते हैं रिले की। रिले क्या है? यह एक बहुत ही संवेदनशील उपकरण है। रिले जो किसी पूर्व निर्धारित अवस्था जैसे कि प्रेशर, वैक्यूम, करंट और वोल्टेज मिलने पर एनर्जाइज या डी एनर्जाइज होकर के सर्किट में लगे सर्किट ब्रेकर को ओपन या क्लोज होने का निर्देश देता है। फिर हम बात करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली करंट है वो वोल्टेज के समानुपाती होती है। जैसे कि V4 वोल्टेज, I4 करंट एंड R4 रेजिस्टेंस, यानी V इक्वल टू IR से भी डिनोट करते हैं। फिर बात करते हैं सीरीज सर्किट की। सीरीज सर्किट की बात करें तो एक से अधिक प्रतिरोध जब एक का एक सिरा दूसरे सिरे के प्रथम सिरे से, दूसरे सिरे का अंतिम सिरा तीसरे सिरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा रहता है, वो कहलाता है हमारा सीरीज सर्किट, जिसमें R की वैल्यू क्या होगी? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R1, ये R2, ये R3। फिर हम बात करते हैं किसकी? पैरेलल सर्किट की। पैरेलल सर्किट में क्या होता है? पैरेलल सर्किट में इस तरीके से प्रतिरोध जुड़े रहेंगे। इसमें हम कह सकते हैं कि सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक पॉइंट पर, सभी प्रतिरोधों का अंतिम सिरा दूसरे पॉइंट पर जुड़ा रहता है, वो हमारा कहलाता है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में क्या होगा? 1/R की वैल्यू होगी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3। अब हम बात करते हैं सीरीज पैरेलल सर्किट। सीरीज पैरेलल सर्किट में क्या होगा? एक रेजिस्टेंस जो सीरीज में है और दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है, तो ये कहलाएगा हमारा सीरीज पैरेलल सर्किट। तो ये दो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए R2 R3 है और ये हमारा R1 है, तो R1 प्लस R2 R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3, इस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर निकाला जाएगा। सिंगल फेज और थ्री फेज की बात करते हैं हम। सिंगल फेज और थ्री फेज। सिंगल फेज थ्री फेज में क्या होता है? सिंगल फेज और थ्री फेज में जो पावर निकालते हैं वो निकालते हैं VI cos phi। तो सिंगल फेज सप्लाई में केवल दो तार होते हैं, पहला फेज होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है। यदि किसी सर्किट के B वोल्टेज करंट दे रखा है, डिफरेंस भी दे रखा है एंगल में, तो ये जगह VI cos phi। थ्री फेज में तीन अलग अलग फेज होते हैं, जबकि तीनों में फ्रीक्वेंसी और करंट एम्पलीट्यूड समान होते हैं। तीनों के अंदर 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, तो हम कह सकते हैं फेज वोल्टेज होगा BPH इक्वल टू 440/√3, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लाइन वोल्टेज होता है BPH इक्वल टू लाइन वोल्टेज *√3, ये होता है हमारा फेज वोल्टेज। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है हमारे पास में। ट्रांसफार्मर क्या करता है? यह एक स्थिर विद्युत मशीन है जिसके द्वारा विद्युत शक्ति को समान शक्ति और समान आवृत्ति रखते हुए केवल वोल्टेज में परिवर्तन करके एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित किया जाता है। ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ये काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ये काम करता है। इसमें एक आयरन कोर पर दो कुंडलियों को इस प्रकार लपेटा जाता है कि ये केवल चुंबकीय आधार पर एक दूसरे से संबंध रखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली इनका कोई संबंध नहीं होता है। जिस कॉइल को विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, जबकि दूसरी ओर की वह कॉइल जिसे लोड के साथ जोड़ा जाता है उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रेरित वोल्टेज वाइंडिंग में लपेटे गए टर्न की संख्या पर निर्भर करता है, जैसे कि अगर हम बात करें N2/N1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू I1 डिवाइड बाई I2 होगा। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जिस ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज बढ़ाने के लिए किया जाता है,
फ्रीक्वेंसी और पावर को समान रखते हुए और करंट घटाने के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी वोल्टेज बढ़ेगा करंट घटेगा। इसी तरीके से स्टेप डाउन की बात करते हैं। स्टेप डाउन में क्या है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज कम किया जाता है करंट बढ़ाया जाता है उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न की संख्या है प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या से कम होती है। फिर हम बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होगी लंबी वाली और एक ही वाइंडिंग को इसको सेकेंडरी की तरह यूज़ किया जाएगा, इसको प्राइमरी की तरह यूज़ किया जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग की तरह यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें यह केवल सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी के रूप में पूरी वाइंडिंग पर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तथा इस वाइंडिंग का आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर टैपिंग कर ली जाती है और इस प्रकार इस ट्रांसफार्मर का उपयोग वेरिएबल वोल्टेज के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर में इंडक्शन इफेक्ट के कारण आयरन कोर में होने वाली हानियाँ और एडी करंट लॉसेज के कारण गर्मी पैदा होती है, इसके लिए इसको शीतलन करना आवश्यक है। इसलिए अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को बड़े टंक के रूप में बनाया जाता है जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है और इनको ब्लोअर की मदद से हवा के द्वारा ठंडा भी किया जाता है। फिर हम बात करते हैं नो लोड वर्किंग, ऑन लोड वर्किंग। नो लोड वर्किंग और ऑन लोड वर्किंग। ऑन लोड वर्किंग क्या है? नो लोड वर्किंग मतलब जब सेकेंडरी वाइंडिंग का सर्किट खुला है तब ट्रांसफार्मर नो लोड कहलाता है, और ऑन लोड वर्किंग जब सेकेंडरी वाइंडिंग का सर्किट किसी लोड या रिसीवर से जुड़ा है तो उसे ऑन लोड वर्किंग कहते हैं। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या काम करता है? ये एसी को डीसी में बदलने का काम करता है और रेक्टिफायर में कुछ डायोड का उपयोग किया जाता है। इसी लोकोमोटिव में हम यूज करते हैं फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं एसएल, स्मूथिंग रिएक्टर। रिएक्टर से प्राप्त डीसी सप्लाई को प्योर डीसी नहीं कहा जा सकता क्योंकि रेक्टिफायर एसी सप्लाई को क्या करता है? डीसी में बदलता है, लेकिन एसी पल्स विद्यमान रहते हैं तो इसलिए शुद्ध डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए, एसी से शुद्ध डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए स्मूथिंग रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ इंडक्टिव कॉइल प्रेरण कुंडलियों का उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं थ्री फेज इंडक्शन। थ्री फेज इंडक्शन, थ्री फेज इंडक्शन की बात करें, पहला है हमारा स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन, यदि तीन वाइंडिंग के एक ओर के सिरों को एक कॉमन पॉइंट पर जोड़ा जाए और बचे हुए तीनों सिरों पर तीन फेज यानी थ्री फेज सप्लाई जोड़ी जाए तो ऐसा संयोजन हमारा स्टार कनेक्शन कहलाता है। यानी यदि कॉमन पॉइंट को अर्थ कर दिया जाए तो इस तरीके का जो कनेक्शन बनेगा वो हमारा स्टार कहलाएगा। कॉमन पॉइंट को हम अर्थ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार में जैसे कि ये क्या बन रहा है, डेल्टा में V बनता है, इसका मतलब फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज समान रहेंगे, जबकि स्टार में करंट आ रहा है, इसका मतलब स्टार के अंदर फेज करंट और लाइन करंट समान रहती है। बाकी जो स्टार होता है उसके अंदर वोल्टेज होगा, फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज के अंडर रूट, लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई अंडर रूट 3 होगा। जबकि डेल्टा कनेक्शन है तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में फेज करंट है वो लाइन करंट के डिवाइड बाई अंडर रूट 3 होगी। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइन वोल्टेज है वो होता है अंडर रूट 3 टाइम्स फेज वोल्टेज के, किस में? जब स्टार कनेक्शन हम यूज करते हैं, और जब डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं तो BPS इक्वल टू VL होता है। फिर बात करते हैं सिंगल फेज और थ्री फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर और थ्री फेज मोटर। थ्री फेज मोटर क्या है? सिंगल फेज मोटर और थ्री फेज मोटर। संरचना के आधार पर मोटरों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक स्टेटर है और एक रोटर है, स्टेटर एंड रोटर। तो मोटर का वह भाग जो घूमता है वो क्या कहलाता है? रोटर कहलाता है। कौन सा? घूमने वाला भाग। मोटर का वह भाग जो घूमता है रोटर कहलाता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, रोटर कहते हैं। स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग की जाती है जिसे सप्लाई से जोड़ा जाता है। थ्री फेज मोटर थ्री फेज सप्लाई देने पर स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जिसके कारण बस रोटर में भी प्रेरण उत्पन्न होता है और रोटर घूमता है। सिंगल फेज सप्लाई में स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं हो पाता है क्योंकि फेज डिफरेंस नहीं मिलती है। इसलिए सिंगल फेज मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए एक वाइंडिंग में सामान्यतः कैपेसिटर को जोड़ा जाता है। अधिक शक्ति के लिए सिंगल फेज का उपयोग नहीं किया जा सकता। एसी लोकोमोटिव में थ्री फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है।